जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्वों के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। पहला अपन ने पढ़ लिया है जिसका नाम था धात्विक गुण या धात्विक प्रकृति। ठीक है। दूसरा अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। दूसरा गुण है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या या जिसे कहा जाता है संयोजकता। संयोजकता इसके बारे में समझ लीजिए, पूछा जाता है। संक्रमण तत्वों के जितने भौतिक गुण पढ़ेंगे सभी मोस्ट आईएमपी हैं, कभी ना कभी जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको। क्वेश्चन ऑक्सीकरण संख्या अथवा संयोजकता क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि क्वेश्चन कहेगा कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाते हैं क्यों। क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाते हैं क्यों। चलिए सुनिए, संक्रमण तत्वों की बात करें। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है, हमें पता है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है और इनके अंतिम दो कोष अपूर्ण रहते हैं, हमें पता है। और इनके संयोजी कक्ष और अंतः संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का मान एक समान होता है। संयोजी और अंतः संयोजी कक्ष क्या होते हैं वो देख लो आप। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वृत्ताकार मार्ग। हालांकि पहले भी समझा चुका हूं। किसी भी तत्व का सबसे बाहर वाला कक्ष कहलाता है संयोजी कक्ष और उससे एक अंदर वाला कहलाता है अंतः संयोजी कक्ष। सबसे बाहर वाला संयोजी कक्ष और एक अंदर वाला अंतः संयोजी कक्ष। इन्हीं वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यही है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं वृत्ताकार मार्ग पे। चलिए सुनिए, तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है। इनके अंतिम दोनों कोष अपूर्ण रहते हैं और इनकी संयोजी कक्ष और अंतः संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का मान एक समान होता है। मतलब जितनी ऊर्जा ये संयोजी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, उतनी ही ऊर्जा अंतः संयोजी कक्ष से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। बात आ रही समझ में? तो जब एक ही तरीके की ऊर्जा मिलती है इन्हें, तो संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन भी बाहर चले जाते हैं और अंतः संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन भी बाहर जाने लगते हैं। इसीलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाने लगते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अपन लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है। चूंकि इनके अंतिम दोनों कोष अपूर्ण रहते हैं तथा इनकी संयोजी कक्ष और अंतः संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का मान लगभग एक समान होता है। इसीलिए इनके अंतः संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की भांति व्यवहार दर्शाने लगते हैं और यही कारण है कि संक्रमण तत्व प्रबल ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करने लगते हैं। चलिए ठीक है, चलिए एक बार अच्छा फिर से सुन लो। लिखेंगे इसमें कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है। चूंकि इनके अंतिम दो कोष अपूर्ण रहते हैं तथा इनके संयोजी कक्ष और अंतः संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का मान लगभग एक समान होता है, इसलिए इनके अंतः संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की भांति व्यवहार दर्शाने लगते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब देखिए, हमेशा प्रथम संक्रमण श्रेणी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा जो भी भौतिक गुण पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किसके? प्रथम संक्रमण श्रेणी के। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में देखिए कौन कौन आता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में आता है Sc, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक। प्रथम संक्रमण श्रेणी में हमारे पास तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कॉपर, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, एक कोई छूट रहा है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनफी को नी क्यों जन, ऐसा है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं इसको। चलिए देखिए, थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। याद करने का तरीका क्या है इसका? साइंस
टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फी को नी क्यों जन। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फी को नी क्यों जन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। आपको याद इसी तरीके से रखना है। कैसे? ऊपर लिख लेना आप कहीं पर भी। कैसे? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फी को नी क्यों जन। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है, चलिए देखिए अब परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या कैसे दर्शाते हैं। मैं बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ। +2 से शुरू होती है यहाँ पर, ये +2 और +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। अब एक एक बढ़ाते जाओ। ये +2, +3, +4 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। और आगे बढ़ाओ, +2, +3, +4 और +5 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ठीक है, क्रोमियम अपवाद है थोड़ा सा, +1 से दर्शाता है। +1, +2, +3, +4 और +5 तक। 5 तक हो गई तो बढ़ाना है 6। ठीक है, ये हो गई। मैग्नीज वापस 2 से दर्शाता है, +2, +3, +4, +5, +6, +6। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 तक तो हो ही गई थी। ये 6 और ये 7। ठीक है, बढ़ गई। देख लो यहाँ पर स्कैंडियम +2, +3। अब एक एक बढ़ानी है तो टाइटेनियम +2, +3, +4, वेनेडियम +2, +3, +4, +5, क्रोमियम 1 से +1, +2, +3, +4, +5, 5 के बाद 6 आ गया। मैग्नीज वापस 2 से +2, +3, +4, +5, +6, +7। ये देखो आधार समान हो गया। इन दोनों का आधार एक समान होना चाहिए बिल्कुल, मैग्नीज और क्रोमियम। अब कम करेंगे, यहाँ से कम होती है, एक एक कम कर दो। 7 तक थी, अब कम करेंगे यहाँ पर। तो ये दर्शाता है +2, +3, +4, +5 और +6। ठीक है, और कम करते हैं +2, +3, +4, +5 और कम करते हैं +2, +3, +4। कॉपर अपवाद है, +1 और +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है और जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। कॉपर अपवाद है, केवल +1 और +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है और जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक पर समाप्त होती है, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। ये इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं हैं, नीचे इनके दोनों के समान होना चाहिए आधार। ठीक है, बनाने का तरीका यही रहा आपके पास। सबसे पहले ये श्रेणी याद रखना है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फी को नी क्यों जन। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 21 से लेकर 30 कंटिन्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, +1, +2, +3, अब बढ़ाओ +2, +3, +4 और बढ़ाओ +2, +3, +4, +5 हो गया, 4 के बाद 5। अब ये 1 से शुरू होती है, ध्यान रखना, क्रोमियम 1 से, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। अब मैग्नीज वापस 2 से, 2 3 4 5 6 तक लिख दिए, 7 तक जाएगा। ये दोनों एक जैसे। अब कम होगा यहाँ से, 2 3 4 5 6 और कम होगा, 2 3 4 5 और कम होगा, 2 3 4। कॉपर अपवाद 1 और 2 दर्शाता है, जिंक केवल +2 दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं। देखिए सभी अलग अलग परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शा रहा है। देखो क्रोमियम कभी 1 दर्शाता है, कभी 2 दर्शाता है, कभी 3 दर्शाता है, कभी 4, कभी 5, कभी 6। ऐसे ही बाकी भी कभी 2 दर्शाते हैं, कभी 3 दर्शाते हैं, कभी 4, कभी 5 ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनका दूसरा भौतिक गुण, जिसे जाना जाता है ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता के नाम से। ठीक, चलिए अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, क्यों? जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, क्यों? क्वेश्चन कहेगा कि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, क्यों? अथवा में पूछ सकता है कि जिंक परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाता है, जिंक परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाता है, क्यों? चलो तो जिंक परमाणु क्रमांक 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, यही होता है। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 होता है। जो 2 2 4 6 10 10 और 10 20
20 और 10 30 हो गए। ठीक है, तो जिंक की बात करें, जिंक का 3D और 4s वाला, ये देखो 3D, डी कक्षक पूरी तरीके से भरा हुआ है, 1 2 3 4 और 1 5, 3D, डी में 10 हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एस वाला भी पूरा भरा हुआ है, 4s वाला भी पूरा भरा, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2। ठीक है, तो यही है जिंक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले यही लिख देंगे और ये बना देंगे हुंड के नियम से, नीचे ये भी बना देंगे। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे कि जिंक के उपरोक्त, यानी ऊपर लिखे गए जिंक के उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि जिंक के अंतिम दोनों कोष पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, या इनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है, इसलिए ये केवल ये एस वाले केवल ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है और केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। यानी ये डी वाले इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता। कौन सा इलेक्ट्रॉन दान करता है? 4s वाले, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दान कर देता है और केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख देंगे और इसके नीचे लिखेंगे कि जिंक के उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है, इसलिए यह केवल s कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों को दान करके केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। यही कारण है कि जिंक परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए, तो ये हो गया जिंक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला गुण है, 2 हो गए तो 3, क्वथनांक एवं गलनांक। क्वथनांक एवं गलनांक, इसके बारे में भी समझ लिए क्या है, उसी जैसा है क्वथनांक और गलनांक। इसमें लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। चूंकि इनके अंतिम दोनों कोष अपूर्ण रहते हैं और इनके संयोजी कक्ष अंतः संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का मान एक समान होता है, इसलिए संक्रमण तत्व जो हैं वो 2 प्रकार के बंधों का निर्माण करते हैं। जब किसी यौगिक का निर्माण कर रहे होते हैं ये, तो इनमें 2 प्रकार के बंध बनाते हैं। पहला, इनके ये जो ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इनके ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध का निर्माण कर लेते हैं, और दूसरा, इनके n-1 d कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। यानी संक्रमण तत्वों में 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, धात्विक बंध और सहसंयोजी बंध, 2 तरीके के बंध, तो तोड़ना कठिन हो जाएगा, इसीलिए इनके क्वथनांक और गलनांक का मान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला भौतिक गुण है क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक एवं गलनांक, अथवा में क्वेश्चन कह सकता है कि संक्रमण तत्वों के क्वथनांक एवं गलनांक अधिक होते हैं या संक्रमण तत्वों के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? संक्रमण तत्वों के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? तो आंसर लिखोगे कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है और इनके संयोजी कक्ष तथा अंतः संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का मान एक समान होता है। इसलिए संक्रमण तत्व निम्नलिखित 2 प्रकार के बंध का निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्व निम्नलिखित 2 प्रकार के बंध का निर्माण करते हैं, डैश लगा के छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे पहला, इनके ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। लिखेंगे पहला, इनके ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, फुल स्टॉप। दूसरा लिखेंगे, इनके n-1 d कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। तो उपरोक्त 2 प्रकार के बंध पाए जाने के कारण संक्रमण तत्वों के क्वथनांक और गलनांक का मान अधिक हो जाता है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया इनका गुण। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कहता है कि क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम 48 और मर्क्यूरी Hg के क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं, अथवा में बोल सकता है कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, क्यों? चलो, तो इसका आंसर सुन लो। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की बात कर लें, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 10 ns2 होता है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 10 ns2 होता है, चूंकि इनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है, जबकि इनका डी कक्षक देखो खाली रहता है थोड़ा सा, इनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है, इसलिए केवल अपने s ब्लॉक, इसलिए
इनके केवल NS कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, केवल NS कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही धात्विक बंध का निर्माण कर पाएंगे और इनके संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार के बंध का निर्माण नहीं करते हैं। यानी जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में केवल कौन से बंध पाए जाते हैं? धात्विक बंध, एक प्रकार के बंध जिन्हें तोड़ना आसान हो जाता है, इसीलिए इनके क्वथनांक और गलनांक मान भी कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, क्यों? तो आंसर लिखेंगे कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 ns2 होता है, चूंकि इनका d कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है, चूंकि इनका d कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है, इसलिए इनके केवल ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनमें केवल, इसलिए इनमें केवल एक प्रकार का बंध पाया जाता है, यही कारण है कि इनके क्वथनांक और गलनांक कम हो जाते हैं, इनके क्वथनांक और गलनांक कम हो जाते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि क्या कारण है कि क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस कौन सा आयन? क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन कॉपर का ही एक आयन है जिसे दर्शाते हैं Cu+ से, या Cu फर्स्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, और दूसरा क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन का मतलब है कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया, या Cu सेकेंड से। क्वेश्चन कहता है कि क्या कारण है कि क्यूप्रस आयन रंगहीन, क्या कारण है कि, नहीं, कौन सा गुण पढ़ रहे थे अपन? क्वथनांक और गलनांक वाला, वो खत्म, ये अभी नहीं आएगा, सॉरी ये यहाँ पर नहीं आएगा। एक इससे पहले अपने को एक गुण पढ़ना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आने वाला ये, इसके बाद समझेंगे। अगला गुण है रंग, चौथा गुण क्या है? रंग। यह क्वेश्चन कहेगा कि संक्रमण तत्व और उनके लवण रंगीन होते हैं, रंगीन, कलरफुल, रंगीन। एक होता है रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं, एक रंगीन मतलब कलरफुल। ठीक है, तो यहाँ पर रंग की बात हो रही है। क्वेश्चन कहेगा कि संक्रमण तत्व और उनके आयन रंगीन होते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व और उनके आयन रंगीन होते हैं, क्यों? तो आंसर वही है हमारा, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 n-1 d1-10 ns1-2 होता है। चूंकि इनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं, इसलिए इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़े के रूप में नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करते हैं, और जब ये वापस अपनी पूर्व कक्षा में लौटते हैं, पहले की कक्षा में वापस आते हैं, तो एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के विकिरण का उत्सर्जन करने लगते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्व और उनके आयन रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन, कलरफुल। फिर से देख लीजिए, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग, मान लो यहाँ पर, मान लो डी ब्लॉक का तत्व, यहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा ग्रहण करेगा और अपने से उच्च ऊर्जा कक्ष में प्रवेश कर लेगा। ठीक है, लेकिन जब वापस लौटेगा अपनी पूर्व कक्षा में, तो एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के विकिरण का, फोटोन का उत्सर्जन करेगा, और जो कोई ना कोई तो रंग दर्शाएगा ना, तो इसीलिए संक्रमण तत्व और उनके आयन कैसे हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आंसर में लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है। चूंकि इनके अंतिम दोनों कोष अपूर्ण रहते हैं, इसलिए इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करने लगते हैं, लेकिन जब ये अपनी पूर्व कक्षा में, पहले की कक्षा में वापस लौटते हैं, तो एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का उत्सर्जित करने लगते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्व और उनके आयन रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन कहेगा जिंक और कैडमियम के लिए, क्वेश्चन कहेगा कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी
के आयन रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं दर्शाते। क्वेश्चन कहेगा जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के आयन रंगहीन होते हैं, क्यों? तो हमें पता है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d10 NH2 होता है। चूंकि इनके अंतिम दोनों कोष पूर्ण रूप से भरे रहते हैं और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के क्वथनांक नहीं, रंग के आयन कैसे रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं दर्शाते। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d10 NH2 होता है। चूंकि इनके अंतिम दोनों कोष पूर्ण रूप से भरे रहते हैं और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यही कारण है कि इनके आयन रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं दर्शाते। फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन बताने वाला था मैं क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन का, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है, रंग से ही जुड़ा हुआ है। चलिए यहीं पर इसको खत्म कर देते हैं अपन। जय हिंद।